देखिए, इस वीडियो में हम देखेंगे, वैसे तो हमारी ये वीडियो की सीरीज़ रहेगी पूरी, क्योंकि भारतीय न्याय संहिता जो अभी जितने भी पुलिस केस होते हैं वो भारतीय न्याय संहिता के हिसाब से होते हैं। तो भारतीय न्याय संहिता को एक बार पढ़ लेना ज़रूरी है। और इसमें टोटल 191 पेज है। 17 पेज तक तो आपने देखा है कि कुछ इस तरीके की चीज़ें दे रखी हैं कि कौन सी में क्या दिया हुआ है। जैसे कि अगर हम बात करें भारतीय न्याय संहिता के पूरे 191 पेज हैं, तो हम पर डे 10 पेज के हिसाब से भी पढ़ेंगे तो लगभग 20 दिन में ही ख़त्म हो जाएगी। तो 10 पेज या 20 पेज के हिसाब से हम पढ़ेंगे। देखिए, इसमें चैप्टर में पहले तो भाषाएं दे रखी हैं और उनके शब्दों के स्पष्टीकरण दे रखा है। दूसरे चैप्टर में दंडों के विषय के बारे में दे रखा है कि कब कब मृत्युदंड दिया जाएगा, जुर्माने की रकम क्या रहेगी, कई अपराध किस तरीके से होते हैं। तीसरे में साधारण अपवाद दे रखे हैं कि न्यायालय के निर्णय और उनका किस तरीके से पालन करना चाहिए। 7 वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य दे रखा है। किसी व्यक्ति द्वारा या ममता में किया गया अपराध जिसमें विशेष आशय ज्ञान का होना अपेक्षित है, मतलब कि व्यक्ति को ज्ञान नहीं है उसके बारे में, तो वो 23 की धारा के अनुसार चैप्टर 2 में दिया हुआ है। तो उस तरीके की चीज़ें हैं यहाँ पर। सम्मति से किया गया कार्य जिसमें मृत्यु या फिर मृत्यु होने की संभावना होती है, किसी व्यक्ति के फ़ायदे के लिए अगर आप काम करते हैं। सम्मति से सद्भावपूर्ण किया गया कार्य जिसमें मृत्यु का आशय नहीं है, तो उसमें भी क्या चीज़ें रहेंगी, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिखा रखी हैं। ठीक है। ऐसे कार्य जो स्वतः अपराध है, अगर सम्मति के बिना किसी व्यक्ति के फ़ायदे के लिए सद्भावनापूर्ण कोई कार्य किया गया है, तो वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पर हम बात करेंगे। प्राइवेट प्रतिरक्षा, किस तरीके से प्राइवेट डिफेंस में आप काम कर सकते हैं। शरीर और संपत्ति की प्राइवेट अगर आप सेफ्टी करते हैं तो उसके क्या कानून हैं। अपनी संपत्ति का आप सेफ्टी करते हैं तो क्या कानून है। और शरीर के प्राइवेट डिफेंस में आप क्या अधिकार दिया हुआ है, जिसमें मृत्यु करने का कब होता है, इस तरीके की चीज़ें हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दे रखी हैं। उसके बाद में आप देखिए चैप्टर 4 है, उसमें भारत के बाहर के अपराधों के बारे में दे रखा है। और उसके बाद में हम देखें बलात्संग के लिए दंड दे रखा है, पीड़ित की मृत्यु के बारे में बता रखा है, सामूहिक बलात्कार के बारे में बता रखा है, स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला करना, इस तरीके की चीज़ें हैं। तो स्त्री के विरुद्ध अपराध हैं वो दिखा रखे हैं। विवाह से संबंधी अपराध यहाँ पर दिखा रखे हैं। पति पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह करना, मतलब आपकी पत्नी जीवित है, आप दूसरा विवाह नहीं कर सकते, उस तरीके के हैं। विवाहित स्त्री की आपराधिक आशय से फुसला कर ले जाना और उसको इस तरीके से रखना, वो भी यहाँ पर गैरकानूनी है। गर्भपात के बारे में बता रखा है। बालकों के विरुद्ध अपराध के बारे में बता रखा है। मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय के बारे में बता रखा है। ठीक है। आपराधिक बल के हमले के बारे में बता रखा है। अपहरण, दासत्व, इन सब चीज़ों के बारे में बता रखा है। राज्य के विरुद्ध अपराधों के बारे में चैप्टर 8 में बता रखा है। सेना नौसेना के अपराधों के विषय में बारे में चैप्टर 9 में बता रखा है। निर्वाचन संबंधी अपराध चैप्टर 9 में। सिक्के, करेंसी नोट, बैंक, सरकारी स्टाम्पों से संबंधित अपराध है वो चैप्टर 10 में बता रखा है। चैप्टर 11 में लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध दे रखा है। चैप्टर 12 में लोक सेवकों के द्वारा उसे संबंधित अपराधों के बारे में बता रखा है। ठीक है। लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमानना पर चैप्टर 13 में बता रखा है। चैप्टर 14 है मिथ्या साक्ष्य, अगर आप गलत साक्ष्य प्रमाण पत्र देते हैं तो उसके बारे में बता रखा है। ठीक है। और लोक स्वास्थ्य, शिष्टाचार, सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के बारे में बता रखा है चैप्टर 15 में। धर्म से संबंधित अपराध के बारे में है वो चैप्टर 16 में है। संपत्ति के विरुद्ध अपराध के बारे में चैप्टर 17 में है। और बाकी सारी चीज़ें हैं। छल के बारे में बता रखा है, अपराध के बारे में बता रखा है। चैप्टर 18 में बता रखा है दस्तावेज या संपत्ति चिन्हों द्वारा अपराधों के विषय में। ठीक है। फिर अपराध चैप्टर 19 में बता रखा है अपमान या क्षोभ के विषय में। और उसके बाद में आप देखें यहाँ पर ये ही सारी चीज़ें बता रखी है। तो हम क्या कर रहे हैं, ये पहला चैप्टर है हमारा, चैप्टर 1 है, जिसमें बता रखा है पहली बात तो ये जो अधिनियम बन रहा है, इस अधिनियम का संक्षिप्त जो नाम रहने वाला है यहाँ पर वो रहेगा भारतीय न्याय संहिता 2023। और यह ऐसी तारीख से जारी हो जाएगा जिसे केंद्र सरकार
अधिसूचना द्वारा नियत करती है। मतलब केंद्र सरकार ने कोई डेट फिक्स कर दी, वहाँ से ही लागू हो जाएगा, जैसे कि लागू हो गया है 1 जुलाई 2024 से। हर व्यक्ति संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल हर कार्य के लिए जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा, उसके अनुसार दंड दिया जाएगा, कि इसमें जो जो चीज़ें बता रखी है उसी के हिसाब से यहाँ पर दंड दिया जाएगा। भारत से के अंदर जो अपराध किया जा रहा है उसके बारे में, भारत के अंदर जो भी अपराध किया जाएगा इस आचार संहिता के हिसाब से ही उस व्यक्ति को दंड दिया जाएगा। भारत से अगर बाहर कोई अपराध किया है, जो कोई व्यक्ति किसी भारतीय विधि के अनुसार विचारण का पात्र है भारत से बाहर किसी कार्य के लिए, तो इस अनुबंध के अनुसार बढ़ता जाएगा। मानो कि यह कार्य भारत के भीतर किया गया है, जैसे कि भारत से बाहर या किसी स्थान पर भारत के किसी नागरिक के द्वारा अगर किया जा रहा है तो वो भी यहाँ पर लागू होगा। भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी चाहे कहीं का भी हो, लेकिन व्यक्ति के द्वारा कोई अपराध में है लागू किया गया है। भारत में अगर संसाधन को लक्ष्य बना करके भारत के बाहर, मतलब भारत में संसाधन है उसका और उसको लक्ष्य बना करके भारत के बाहर या किसी स्थान पर किसी व्यक्ति के द्वारा अपराध किया जाता है, तो उसे भी इस संहिता के अंदर माना जाएगा। तो इस धारा में अपराध शब्द के अंतर्गत भारत से बाहर किया गया ऐसा हर कार्य आता है जो यदि भारत में किया गया होता तो इस संहिता के अधीन दंडनीय होता। मतलब अगर कोई व्यक्ति बाहर भी गया है, अदर कंट्री भी गया है और वहाँ से भारत का नागरिक है, वहाँ से कोई अपराध करता है, तो उसको भी जो दंड है वो भारतीय न्याय संहिता के हिसाब से दिया जाएगा। या वहाँ से भारत के अंदर कोई अपराध करता है, बाहर के कंट्री में बैठ करके भारत के अंदर कोई अपराध करता है, तो उसको भी दंड जो है वो इसी आचार संहिता के हिसाब से दिया जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए हम देखें, जो भारत का नागरिक है भारत से बाहर अगर हत्या करता है, भारत से बाहर या कोई दूसरे देश में जाकर के हत्या करता है, तो वह भारत के किसी स्थान में जहाँ वह पाया जाए हत्या के लिए दोषी माना जाएगा। तो इस संहिता में कोई बात भारत सरकार की सेवा के अफसर, सैनिक, नौसैनिक, वायुसेना, इनके द्वारा विद्रोह या दंडित करने वाले किसी अधिनियम के उपबंधों को किसी विशेष या स्थानीय विधि के उपबंध पर प्रभाव नहीं डालेगी। मतलब ऐसे व्यक्ति हैं जो कि आपको उनको गवर्नमेंट ने ऑथोराइज कर रहा है कि दंड दे सकते हैं, दंड के लिए अगर किसी की मृत्यु की जाती है तो उसको अपराध यहाँ पर नहीं माना जाएगा। कार्य के बारे में क्या बताया गया है, इस संहिता में कार्य बताया गया है। अन्यथा अपेक्षित कार्य, मतलब कार्य शब्द कार्य उसी प्रकार का है जिस प्रकार का कोई कार्य काम होता है। जीव जंतु होता है, मानव से भिन्न किसी जीवधारी है उसको जीव जंतु कहा गया है। कूटकरण एक ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो एक चीज़ को दूसरी चीज़ के सदृश आश्य से करता है। मतलब दूसरे कुछ उसका आश्य रहता है, ये जानते हुए कि उसके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो कूटकरण है, तो वो कूटकरण माना जाएगा। कूटकरण के लिए आवश्यक नहीं है कि नकल ठीक वैसी ही हो, अगर कोई इस तरीके कर रहा है तो नकल वैसी हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जब कोई व्यक्ति एक चीज़ को दूसरी चीज़ के समान कर दे या ऐसा करता है तो उसके द्वारा किसी व्यक्ति को यहाँ पर दिक्कत हो सकती है उस चीज़ से, जब तक कि यह साबित ना किया जाए कि जो उपधारणा की जाएगी कि व्यक्ति उस चीज़ को दूसरी चीज़ को इस प्रकार बनाता है, इसका आशय है कि उसका आशय जो है वो स्पष्ट होना चाहिए कि किस आशय से उसने ये काम किया है। तो न्यायालय शब्द है यहाँ पर, न्यायालय जिसे अकेले ही न्याय शक्ति कार्य के लिए विधि द्वारा सशक्त किया जाता है, मतलब विधि द्वारा बनाया जाता है न्यायालय को न्याय करने के लिए। तो इसमें हम देखें कि विधि द्वारा ही इसको बनाया जाता है और विधि के द्वारा हिसाब से ही कार्य करता है। मृत्यु किसको माना जाता है, मृत्यु शब्द यहाँ पर माना जाएगा मृत्यु जब तक कि मृत्यु तत्प्रतिकूल प्रतीत न हो। मृत्यु शब्द है मानव की मृत्यु का घोतक होगा। बेईमानी क्या माना जाता है, जो किस आशय से कोई कार्य करता है कि एक व्यक्ति को लाभ पहुंचता है और अन्य व्यक्ति को हानि होती है, उसको हम बेईमानी कहते हैं। वह उस व्यक्ति को कार्य करता है या कहा जाता है या उससे प्रेरित करता है या किसी से करवाता है, वो बेईमानी में आ जाएगा। दस्तावेज क्या है, जब कोई विषय जिसका पदार्थ पर अक्षरों में, अंकों में या चिन्हों के माध्यम से एक से अधिक साधनों के द्वारा अभिव्यक्त किया जा सकते हैं, उस विषय के साक्षी के रूप में उपयोग किए जाने को हम क्या कहते हैं, दस्तावेज भी कह सकते हैं। दस्तावेज में हम देखें यह तत्वहीन है, किसी साधन के द्वारा किसी पदार्थ के द्वारा या पदार्थ पर अक्षर, अंक, चिन्ह बनाए गए हैं। साक्ष्य किसी न्यायालय के लिए आ सकती हैं या नहीं, यह इसमें उपयोग किया जा सकता है या नहीं, ये डिपेंड करता है। जैसे किसी संविदा के
निबंधों का अभिव्यक्त करने वाला लेख जो इस संविदा के साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जाता है, जैसे कि बैंककार के द्वारा चेक दस्तावेज दिया जाता है या मुख्तारनामा दस्तावेज दिया जाता है। मानचित्र या रेखांक या साक्ष्य के रूप में उपयोग में लाने का आशय है कि जो उपयोग में लाया जा सके दस्तावेज, या जिस लेख में निर्देश हो, जैसे कि अक्षरों, अंकों, चिन्ह जो भी वाणिज्यिक या अन्य प्रथा के अनुसार व्याख्या करने पर अभिव्यक्त होता है। इस धारा के अर्थ के अंतर्गत ऐसे अक्षरों, अंकों, चिन्हों से अभिव्यक्त हुआ समझा जाएगा, चाहे वह वस्तुतः अभिव्यक्त न भी हुआ हो। तो दृष्टांत में हम देखते हैं कि एक विनिमय पत्र की पीठ पर जो आपके आदेश के अनुसार देय है उसका नाम लिख दिया जाता है। तो वाणिज्य प्रथा के अनुसार व्याख्या करने पर इस पृष्ठांक का अर्थ होता है कि धारक के विनिमय का भुगतान कर दिया जाए, और धारक को भुगतान करें तो उसके हिसाब से दिया जाता है। कपटपूर्वक कोई व्यक्ति किसी बात को कपटपूर्वक करता है तो कहा जाता है कि यदि उस बात को कपट करने के आशय से करता है या फिर उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया है। लिंग पुल्लिंग वाचक शब्द का प्रयोग किया जाता है तो भी हर व्यक्ति के बारे में लागू होते हैं, चाहे वो नर हो या नारी हो। जैसे कि ट्रांसजेंडर का अर्थ होता है ट्रांसजेंडर व्यक्ति। अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 2 के खंड ट में दिया गया है। ट्रांसजेंडर व्यक्ति के अधिकार हैं वो 2019 की धारा 2 के खंड ट में उसके अधिकार दिए गए हैं। सद्भावनापूर्ण शब्द क्या होता है? कोई बात सद्भावनापूर्ण की गई है या विश्वास की गई नहीं की जा सकती, ये सतर्कता और ध्यान के बिना किया जाता है। सरकार क्या होता है? केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार के बारे में बात कर सकता है। संश्रय धारा है 187 की उपधारा 7 में सिवाय धारा 191 की उपधारा वहाँ के सिवाय या फिर व्यक्ति की पत्नी पति द्वारा दिया जाता है। संश्रय शब्द के अंतर्गत किसी व्यक्ति का आश्रय, भोजन, पेय, धन, वस्त्र, गोला बारूद, प्रवहन के साधन हो सकते हैं, मतलब उसको आश्रय दिया गया है। किन्हीं साधनों से भी उसी प्रकार के हों या जिस प्रकार के धारा में दिया गया है। किसी व्यक्ति की सहायता पकड़े जाने से बचने के लिए करना वो यहाँ पर आश्रय कहलाता है, जिसको संशय हम कह सकते हैं। उसके बाद में क्षति क्या होती है? क्षति की डेफिनेशन, क्षति मतलब हानि एक तरीके से हो गया, ठीक है। तो क्षति शब्द किसी प्रकार की अपहानि का द्योतक है जो किसी व्यक्ति के शरीर, मन, किसी व्यक्ति के शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है तो वो भी क्षति माना जाएगा। किसी व्यक्ति के मन को नुकसान पहुंचा रहा है तो वो भी क्षति माना जाता है। किसी व्यक्ति के ख्याति को नुकसान पहुंचा रहा है या किसी व्यक्ति की संपत्ति को अवैध रूप से नुकसान पहुंचा रहा है तो वो भी यहाँ पर क्षति माना जाएगा। अवैध का मतलब क्या है? करने के लिए वैध रूप से। अवैध शब्द हर उस बात को लागू है जो अपराध हो, जो विधि के द्वारा निषिद्ध है, जो सिविल कार्यवाही के लिए आधार उत्पन्न करती हो। कोई व्यक्ति उस बात को करने के लिए वैध रूप से आबद्ध कहा जाता है। तो देखिए न्यायाधीश क्या होता है? न्यायाधीश शब्द न केवल हर किसी व्यक्ति का द्योतक है, जो पद रूप से न्यायाधीश है उस व्यक्ति के लिए ही ये उपयोग किया जाएगा, जो किसी विधि कार्यवाही में, चाहे वह सिविल हो या दांडिक हो या अंतिम निर्णय हो या ऐसा निर्णय जो कि विरुद्ध अपील न होने पर अंतिम हो जाए, ऐसा निर्णय जो किसी अन्य प्राधिकारी के द्वारा पुष्ट किया जाए, अंतिम हो देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, जो उस व्यक्ति की निकाय में एक हो या व्यक्ति निकाय ऐसा निर्णय लेने के लिए विधि द्वारा बनाया गया हो कि विधि ने बोला है कि आप ये निर्णय लीजिए, उसको यहाँ पर न्यायाधीश बताया गया है। मास और वर्ष की बात करें, यहाँ पर मास और वर्ष किसको बताया गया है? जहाँ कहीं वर्ष शब्द का या मास शब्द का प्रयोग किया गया है वह समझा जाना चाहिए कि वर्ष और माह की गणना है ब्रिटिश कैलेंडर के अनुसार की जानी है। फिर है जंगम संपत्ति। जंगम संपत्ति क्या होता है? जंगम संपत्ति शब्दों से आशंकित है कि इसके अंतर्गत हर भांति की मूर्त संपत्ति आती है। जो भी मूर्त संपत्ति होगी हर भांति की वो यहाँ पर आएगी। किंतु भूमि और वे चीज़ें जो या किसी चीज़ से स्थायी रूप से जकड़ी हुई हो इसके अंतर्गत नहीं आती हैं। तो जंगम संपत्ति में वे चीज़ें जो भूमि से जुड़ी हुई हो या किसी चीज़ से स्थायी रूप से जकड़ी हुई हो वो जंगम संपत्ति में नहीं आएगी। वचन क्या होता है? जब तक कि संदर्भ में प्रतीत न हो। एक वचन अभिप्रेत शब्दों के अंतर्गत बहुवचन आता है, बहुवचन अभिप्रेत शब्दों के अंतर्गत एक वचन आता है, ठीक है। शपथ क्या होता है? शपथ के लिए विधि द्वारा प्रतिस्थापित सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान और ऐसी कोई घोषणा जिसका कोई लेख सेवक के समक्ष किया जाना हो या फिर न्यायालय में या फिर अन्यथा सबूत के प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाना है, विधि द्वारा अपेक्षित हो,
शपथ शब्द के अंतर्गत आएगा। अपराध क्या होगा? इस खंड के अपराध उपखंड के ख के में वर्णित अध्यायों की धाराओं के सिवाय अपराध शब्द से उस संहिता द्वारा दंडनीय की गई कोई भी बात प्रेरित हो सकती है। जैसे अध्याय 3 में धाराएं दे रखी हैं। धारा 8 की उपधारा में देखें 3, 4, 5, 8, 48 ये इस तरीके की धारा दे रखी हैं, तो ये सभी दंडनीय है। धारा इसमें वही दे रखी है। अपराध शब्द का अर्थ उस दशा में वही है जिसमें स्थानीय विधि द्वारा दंडित बात ऐसी विधि के द्वारा 6 माह या उससे अधिक का कारावास हो, चाहे वह जुर्माने सहित हो या जुर्माने रहित हो। लोप शब्द लोपावली से विपरीत है, उसी प्रकार जिस प्रकार से लोप का है। व्यक्ति कोई भी कंपनी, संगम, व्यक्ति, निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, व्यक्ति शब्द के अंतर्गत आएगा। लोक सेवक का कोई भी वर्ग, कोई भी समुदाय लोक शब्द के अंतर्गत ही आता है। लोक सेवक शब्द है उस व्यक्ति की घोतक है जो यहाँ पर निर्णय किसी से आता है या नहीं होता। भारत की सेना नौसेना वायुसेना है। हर आयुक्त यहाँ पर डिपेंड करता है। हर न्यायाधीश जिसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति आता है उसके न्याय निर्णायक कृत्यों को चाहे वह स्वयं या फिर व्यक्तियों के किसी निर्णय के सदस्य के रूप में निर्वहन करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो। देखिए, न्यायालय का हर ऑफिसर है जिसके अंतर्गत समागम, रिसीवर और कमिश्नर आता है, जिसका कोई ऑफिसर के नाते यह कर्तव्य है कि विधि द्वारा तथ्य के किसी मामले पर अन्वेषण करे, रिपोर्ट करे, कोई दस्तावेज बनाए या अधिप्रमाणित करे या किसी संपत्ति का यहाँ पर उस संपत्ति का व्यय करे या फिर उसका निष्पादन करे, कोई शपथ ग्रहण करवाए या निर्वचन करे या न्यायालय में व्यवस्था बनाए रखे। हर व्यक्ति जिसे ऐसे कर्तव्यों से किसी का पालन करने का प्राधिकार न्यायालय के द्वारा दिया गया है, तो न्यायालय का वो हर अफसर कहलाएगा। किसी न्यायालय या लोक सेवक की सहायता करने वाला हर अफसर है, पंचायत का सदस्य हो सकता है। हर मध्यस्थ या अन्य व्यक्ति जिसको किसी न्यायालय द्वारा या किसी सक्षम लोक प्राधिकारी के द्वारा कोई मामला, विषय या रिपोर्ट के लिए निर्देशित किया गया है। हर व्यक्ति जो किसी ऐसे पद को धारण करता है जिसके आधार पर वह किसी व्यक्ति के परिरोध में रखने और रखने के लिए सशक्त है। सरकार का हर ऑफिसर जिसका ऐसा ऑफिसर के नाते यह कर्तव्य हो कि वह अपराधों का निवारण करे, अपराधों की इत्तिला दे, अपराधों को न्याय के लिए उपस्थित करे, लोग के स्वास्थ्य, क्षेम और सुविधा की संरक्षा करे। हर ऑफिसर जिसका कोई ऑफिसर के नाते यह कर्तव्य है कि वह सरकार की ओर से किसी संपत्ति का ग्रहण करे, प्राप्त करे, रखे, व्यय करे या सरकार की ओर से कोई सर्वेक्षण, निर्धारण या संविदा करे या किसी राजस्व आदेशिका का निष्पादन करे, सरकार के धन संबंधी हितों पर प्रभाव डालने वाले किसी मामले में अन्वेषण या रिपोर्ट करे, सरकार के धन संबंधी हितों से संबंधित किसी दस्तावेज को बनाएं, अधिप्रमाणित करें, सरकार के धन संबंधी हितों की संरक्षा के लिए किसी विधि के व्युत्क्रम को रोकें। हर ऑफिसर है जिसका ऐसे ऑफिसर के नाते यह कर्तव्य है कि वह किसी ग्राम, नगर, जिले के किसी धर्मनिरपेक्ष सामान्य प्रयोजन के लिए किसी संपत्ति को ग्रहण करे, प्राप्त करे, रखे, व्यय करे, कोई सर्वेक्षण, निर्धारण करे, कोई रेट ये निर्धारित करे, किसी ग्राम, नगर या जिले के लोगों के अधिकारों को अनिश्चित करने के लिए कोई दस्तावेज बनाएं, अधिप्रमाणित करें और रखें। हर व्यक्ति कोई ऐसा पद धारण करता है जिसके आधार पर वह निर्वाचन नामावली तैयार करे, प्रकाशित करे, बनाए रखे, पुनरीक्षित करने के लिए निर्वाचन के किसी भाग को संचालित करने के लिए सशक्त रहे। हर व्यक्ति जो सरकार की सेवा वेतन में हो या किसी लोक कर्तव्य के पालन के लिए सरकार की फीस या कमीशन में परिश्रमित पाता हो। तो साधारण खंड अधिनियम 1897 की धारा 3 के खंड 31 में यथा परिभाषित किया गया स्थानीय प्राधिकारी को केंद्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम के द्वारा उसके अधीन स्थापित किसी नियम की या कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 के खंड 45 में यथा परिभाषित किसी कंपनी या वेतन में किया गया है। तो किसी भी लोक सेवक या वे सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हों या वे हर व्यक्ति के संबंध में समझे जाएंगे जो लोक सेवक के वास्तव में धारण किए हुए हैं या उस ओहदे को धारण करने के लिए अधिकार की किसी विधिक त्रुटि है। निर्वाचन शब्द है ऐसी विधायी या नगर पालिका या अन्य लोक अधिकारों के नाते चाहे वह कैसे भी स्वरूप का हो, सदस्यों के निर्वाचन का दृष्टिगोचक है जिसके कारण किसी विधि द्वारा यहाँ पर अधीनस्थ निर्वाचन के विषय में बात की जाती है। नगर पालिका आयुक्त लोक सेवक जो होता है, नगर पालिका आयुक्त लोक सेवक विश्वास करने का कारण कोई व्यक्ति किसी बात के विश्वास करने का कारण रखता है, यह तब कहा जाता है जब उस बात के विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो। विशेष विधि वह विधि है जिसमें विशेष विषय का लागू किया जाता है। मूल्यवान प्रतिभूति शब्द उस दस्तावेज से द्वारा अभिप्रेत है जो ऐसे दस्तावेज में तात्पर्य है जैसे कि
विधिक अधिकार सृजित, विस्तृत, अंतरित, निर्बंधित, निर्वासित किया जाए, छोड़ा जाए, या जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अभिस्करण करे या विधिक दायित्व के अधीन या अमुक विधिक अधिकार नहीं रखता है। फिर है, एक विनिमय पत्र की पीठ पर अपना अगर कुछ लिख देता है, ठीक है, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। जलयान किसी चीज़ से अभिप्रेत है जो मानव या संपत्ति के जल द्वारा प्रवहन के लिए बनाई जाती है। स्वेच्छा, कोई व्यक्ति किसी परिणाम को स्वेच्छा कारित करता है, यह तब कहा जाता है जब उस साधनों को द्वारा किया जाता है जिसके द्वारा उसे कारित करना उसका आशय है, उन साधनों के द्वारा किया जाता है, या जिन साधनों को काम में लाते समय यह जानता है कि विश्वास करने का कारण रखता है कि उसके द्वारा किया जाना संभव है। जैसे कि लूट को सुकर बनाने के प्रयोजन में एक बड़े नगर के एक बड़े बसे हुए गृह में रात को आग लगाना। तो इस प्रकार व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता है और उसका आशय भले ही मृत्यु कारित का न हो रहा हो। जैसे आपने एक बड़े शहर में आग लगा दी, आपका इरादा चोरी करने का है, लेकिन भले ही उसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, आपका इरादा मृत्यु का नहीं था और उस कार्य से मृत्यु हुई है, तो यह जानता है कि संभव है कि वह मृत्यु का कर दे। ये स्वेच्छा मृत्यु हो सकती है। बिल किसी वसीयत दस्तावेज जो होता है उसके लिए बिल शब्द यूज किया गया है। स्त्री शब्द किसी भी आयु की मानव नारी के लिए यहाँ पर उपयोग किया गया है। संतोष अभिलाष है विधि विरुद्ध साधनों के द्वारा ऐसी संपत्ति का अभिलाभ है जिसका वैध रूप से हकदार नहीं है। यह अभिलाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति वैध रूप से तैयार नहीं हो, उसको संतोष अभिलाभ कहते हैं। संतोष हानि कहते हैं विधि विरुद्ध साधनों के द्वारा ऐसी संपत्ति की हानि जिसका वैध रूप से हकदार हानि उठाने वाला व्यक्ति नहीं है। संतोष अभिलाभ प्राप्त करना, संतोष हानि उठाना। कोई भी व्यक्ति संतोष अभिलाभ प्राप्त करता है तो ये तब कहा जाता है जब वह व्यक्ति संतोष रखता है, जब तक कि वह संतोष अर्जन करता है। कोई व्यक्ति संतोष हानि उठाता है तो ये कहा जाएगा कि उस व्यक्ति संपत्ति से संतोष अलग रखा जाता है, और तब भी जबकि किसी संपत्ति के सदोष व्यचित किया जाता है। तो उन शब्दों या पदों या जो प्रयुक्त होते हैं परिभाषित होते हैं, किंतु भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में परिभाषित है वही अर्थ होंगे जो क्रमशः इस अधिनियम में हैं। तो इस संहिता में सर्वत्र अपराध की हर परिभाषा, हर दंड अपराध, हर कैसी परिभाषा उपबंध का दृष्टांत है, साधारण अपवाद है। शीर्षक वाले अध्याय में हम देख सकते हैं दृष्टांत में वे धाराएँ जिसमें अपराधों की परिभाषाएँ दी गई हैं यह अभिव्यक्त नहीं करती हैं कि 7 वर्ष से कम आयु का शिशु ऐसे अपराध नहीं कर सकता, किंतु परिभाषाएँ उस साधारण अपवाद के अध्ययन से समझी जानी चाहिए जिससे उपबंधित कोई बात जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है वो अपराध नहीं है। जैसे कि आप मान लीजिए कि एक पुलिस ऑफिसर है, वारंट के बिना जिसने हत्या की है पकड़ लेता है, वारंट के बिना ही उस व्यक्ति को पकड़ लेता है, पुलिस ऑफिसर है। तो यहाँ पर कै सदोष प्रतिरोध के अपराध का दोषी नहीं है, क्योंकि वह कै को पकड़ने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है, इसलिए यह मामला साधारण अपवाद के अंतर्गत आ जाता है। तो इसमें उपबंधित है कि कोई बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसी व्यक्ति के द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध। वैसे पकड़ना, नॉर्मल आदमी किसी को पकड़ेगा तो अपराध माना जाएगा, लेकिन पुलिस जो है गवर्नमेंट ने अपॉइंट की है पकड़ने के लिए, तो पुलिस अगर पकड़ती है तो उसको अपराध की श्रेणी में यहाँ पर नहीं रखा जाएगा। हर पद जिसका स्पष्टीकरण इस संहिता के किसी भाग में किया गया है और इस संहिता के हर भाग में स्पष्टीकरण के अनुरूप ही प्रयोग किया जाता है। जबकि संपत्ति किसी व्यक्ति के निमित्त उस व्यक्ति की पत्नी, लिपिक या सेवक के कब्जे में है तब तक कि संहिता के अर्थ के अंतर्गत उस व्यक्ति के कब्जे में ना हो। तो लिपिक या सेवक के नाते अस्थायी रूप से किसी विशिष्ट अवसर पर नियोजित व्यक्ति के द्वारा धारा के अर्थ के अंतर्गत लिपिक या सेवक की बात करें तो जब तक कि संदर्भ में आशय प्रतीत ना हो, इस संहिता के हर भाग में किए गए कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों का विस्तार अवैध लोपों पर भी है। जबकि कोई भी आपराधिक कार्य व्यक्तियों के द्वारा सबसे सामान्य आशय के अग्रसर में किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में हर व्यक्ति इस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व है मानो कि यह कार्य अकेले उसी ने किया है। जब कभी कोई कार्य आपराधिक ज्ञान या आशय से किए जाने के कारण ही आपराधिक है, कई व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में हर व्यक्ति जो ऐसे ज्ञान या आशय से उस कार्य में सम्मिलित होता है उस कार्य के लिए उसी प्रकार का दायित्व के अधीन है मानो कि यह कार्य उस ज्ञान या आशय से अकेले उसी के द्वारा किया जाता है। जैसे कि 20 लोगों ने एक व्यक्ति की मौत कर दी,
मिलकर के मौत कर दी। तो यहाँ पर 20 में से प्रत्येक को जो चार्ज लगेगा, जो दंड दिया जाएगा, वो मौत का ही दंड दिया जाएगा, क्योंकि इंडिपेंडेंटली ये मानना है कि उसने चाहे मारा ना हो लेकिन उस व्यक्ति के द्वारा ही मारा गया है, इंडिपेंडेंटली ये माना जाएगा। ठीक है। भोजन देने का अवैध रूप से लोप करने या फिर पीट करके मृत्यु कारित करना, ये भी हत्या है। जबकि कोई भी अपराध कई कार्यों के द्वारा किया जाता है, तब कोई या तो अकेले या किसी अन्य व्यक्ति के साथ सम्मिलित होकर के उस कार्य में कोई एक कार्य करके उस अपराध किए जाने में सहयोग करता है, या अपराध को करता है या अपराध को करवाने में सहयोग करता है, तो भी दंडित किया जाएगा। कै और खे अलग अलग विभिन्न समयों पर यह को विष की छोटी छोटी मात्राएं देकर उसकी हत्या करने को सहमत होते हैं। मतलब दो व्यक्ति हैं आपके, ए और बी हैं, ये सी को मारना चाहते हैं और छोटी छोटी गोलियां हैं, दवाई गोलियां देते रहते हैं ताकि उसकी हत्या हो जाए, और दोनों हत्या करने के लिए सहमत होते हैं। कै और खे यह की हत्या करने के आशय से सहमति के अनुसार यह को विष देते हैं, और यह इस प्रकार दी गई विष की कई मात्राओं के प्रभाव से मर जाता है। तो यहाँ कै और खे हत्या करने में सांस से सहयोग करते हैं, क्योंकि उसमें हर एक ऐसा कार्य करता है इसमें मृत्यु जुड़ी हुई है। तो वे दोनों इस अपराध के दोषी हैं, यद्यपि उनके कार्य उन्होंने अलग अलग कार्य किए हैं, लेकिन दोनों को यहाँ पर दोषी माना जाता है। कै और खे है संयुक्त जेलर है, मान लीजिए, मतलब कि दोनों जेलर हैं, ए भी आपका जेलर है, बी भी आपका जेलर है। अपनी उस हैसियत में वे एक कैदी यह को बारी बारी से 6 घंटे के संरक्षण छा रखते हैं, और यह को दिए जाने के प्रयोजन से जो भोजन कै और खे को दिया जाता है, इस भोजन के आशय से यह की मृत्यु कर दी जाती है। तो हम उस हाजिरी के काल में यह को लोप करने का परिणाम अवैध रूप से कारित करने के जानते हुए सहयोग करते हैं, और यह जो है भूख से मर जाता है। तो कै और खे दोनों ही हत्या के यहाँ पर दोषी माने जाएंगे। तीसरा है कि एक आपके पास जेलर है, एक जेलर है, ए है वो जेलर है, एक कैदी है वो बी एक कैदी है, संरक्षण वह रखता है। कै है यह की मृत्यु कारित करने का आशय से यह को भोजन देने का अवैध रूप से लोप करता है। मतलब जेलर जो है वो बी को, जो कि जेल में बंद है, इसको भोजन देना बंद कर देता है। तो बंद कर देता है, किंतु यहाँ पर उसकी मृत्यु कारित करने के लिए वो भोजन बंद करना पर्याप्त नहीं है। तो कै अपने पद से च्युत कर दिया जाता है, और कै को हटा करके यहाँ पर कै को हटा करके बी को लिया जाता है, मतलब ए को हटा करके बी लिया जाता है या सी को लिया जाता है, और ये भी इसको खाना नहीं देता है। ठीक है। और ये है भूख से मर जाता है। तो खे हत्या का दोषी है, किंतु कै ने खे से सहयोग नहीं किया, इसलिए कै हत्या के प्रयत्न का ही दोषी है। क्योंकि देखिए, यहाँ पर क्या है कि आपको खे भी जान रहा है, खे उसका उत्तरावर्ती होता है कैसे सहयोग किए बिना, खे यह जानते हुए कि ऐसा करने से यह की मृत्यु हो जाती है। तो यह को भोजन देने का अवैध रूप से अगर भोजन नहीं देता है तो यह भूख से मर जाएगा, और यह खे जो है हत्या का दोषी है, किंतु कै ने खे से सहयोग नहीं किया, इसलिए कै हत्या के प्रयत्न का ही दोषी है। तो देखिए इसमें क्या बताया गया है कि देखिए पहले ए था जेलर, और यहाँ पर बाई जो है वो जेल में बंद है, कैदी। अब ये इसको खाना नहीं देता है, इसकी वजह से ये इसकी मृत्यु की संभावना है, लेकिन मृत्यु नहीं हुई है। उसकी जगह पर आता है बी, अब बी आ जाता है, ए चला जाता है, तो बी भी खाना नहीं देता है, और लेकिन वो ए से नहीं पूछता है कि उसने खाना दिया कि नहीं दिया, ये इसको मारने की वजह से ही खाना नहीं देता है। तो बी जो है यहाँ पर दोषी माना जाएगा, और ए को हत्या के प्रयत्न का दोषी माना जाता है। जहाँ कोई व्यक्ति किसी अपराध कार्य करने से लगे हुए हैं, वहाँ भी उस कार्य के आधार पर विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकते हैं। तो क्या है, गंभीर के ऐसी परिस्थितियों के अधीन यह पर आक्रमण करता है, मतलब क्या है ऐसी कोई परिस्थितियाँ बन गई है कि ए जो है उसको बी पर आक्रमण करना पड़ रहा है, तो यह पर आक्रमण करता है। यह के द्वारा वध किया जाना केवल एक आपराधिक मानव वध है, जो हत्या की कोटि में नहीं आता है। खे जो कि जैसे वैमनस्य रखता है, उसका वध करने के आशय से प्रकोपन के वशीभूत न होकर के वध करने से कै की सहायता करता है। ठीक है, मतलब एक बी है, वो भी इसकी हत्या करना चाहता है बाई की, लेकिन ये खुद हत्या नहीं करता है, ये इसका सहयोग करता है हत्या करने में।
तो दोनों ए और बी दोनों ही हैं, वो बाई दोनों जय की मृत्यु करने में लगे हुए हैं। तो खे यहाँ पर हत्या का दोषी है और कै केवल आपराधिक मानव वध का दोषी है और खे भी यहाँ पर हत्या का दोषी माना जाएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 2 दंडों के विषय में। तो आज के लिए इतना ही। अभी 20 पेज हो गए हैं ऑन एन एवरेज, तो इस हिसाब से हम देखें कि डेली 10 पेज भी करेंगे तो 19 दिन में ही ख़त्म हो जाएगा। बाकी देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। बाकी ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।